नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मार्केट की खबर के साथ। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश दिखा। निफ्टी 250 अंक चढ़कर 24,350 के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहा, तो वहीं बैंक निफ्टी में करीब 325 अंकों की बढ़त दिखी। कैसा रहा पूरे हफ्ते बाजार का हाल और दिन भर का एक्शन, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो इस हफ्ते निफ्टी में बिकवाली नजर आई और ये दूसरा हफ्ता था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई है। चार्ट पे भी देखा जाए तो 24,350 24,400 का जो मार्क है उसे डिसाइसिवली ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी चार्ट पे देखा जाए तो 50 डीएमए के ऊपर ही सस्टेन किया है, तो यहाँ फिर भी एक पॉजिटिव बायस दिख सकता है। जबकि दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप ने 2 हफ्ते के लगातार गेन को स्नैप करके लाल निशान में बंद हुआ, तो स्मॉल कैप का यह दूसरा हफ्ता था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। अब सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ और ये तीसरा हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई, तो इसमें एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी भी हरे निशान में बंद हुआ है इस हफ्ते। अब सेक्टर लूजर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक का ये तीसरा हफ्ता था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई, और इस हफ्ते की जो बिकवाली थी वो पिछले 3 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली थी इस इंडेक्स के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट सा बनता हुआ नजर आता है। जबकि निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी का ये दूसरा हफ्ता था लगातार बिकवाली का। आखिर में निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक इस हफ्ते भले ही लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन पूरे हफ्ते 100 डीएमए के जस्ट ऊपर ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव बायस बनता हुआ नजर आता है। तो नटशेल में अगर बात की जाए तो सारे इंडेक्सेस, मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन खासकर निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट के पास ही है, तो अभी भी यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस रख सकते हैं मार्केट में। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ, जो है 5 का पंच। खबरों के दम पर किन सेक्टर और शेयरों में दिखा एक्शन, बता रहे मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं 5 इमर्जिंग थीम्स स्टॉक लेके आता हूं, जहां पे सबसे ज़्यादा दिन में एक्शन देखने मिलता है। अब ये वॉल्यूम्स की तरफ हो सकता है, न्यूज़ की तरफ हो सकता है, या कुछ फॉरवर्ड लुकिंग भी देखने मिल सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पे देखें तो लिस्टिंग आज हुई थी, लिस्टिंग सपाट हुई थी, लेकिन दिन के ट्रेड में स्टॉक जो है अच्छी बाइंग देखने मिली और 20% का सर्किट को भी उन्होंने टच किया। लगभग 4.5 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हुई थी और ओवरऑल 76 रुपीज़ जो था उनका आईपीओ प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस भी लगभग उसी रेंज में था। अब अगर बात करें आगे का ग्रोथ प्लान का क्या ट्रिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक बाइक की जो बिक्री है यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनका मार्केट शेयर भी जो है इंडस्ट्री लीडिंग है, और वित्त साल 2025 में जो कैलेंडर ईयर 25 की बात करें तो 4 बाइक्स की लॉन्च की योजना भी है, तो 15 अगस्त को कुछ लॉन्च भी आ सकता है। इसके अलावा बैटरी निर्माण क्षमता की विस्तार की योजना भी है, और आखिर में अगले साल शुरुआत हो सकती है खुद की बैटरी के इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट्स भी। ओला इलेक्ट्रिक के बाद आइशर मोटर्स आता है फोकस में। यहाँ पे स्टॉक में भी भारी तेज़ी देखने मिली थी। नतीजे Q1 के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे और ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिली है। यूबीएस की बात करें, मेंटेन बाय है, टारगेट प्राइस 58.20 का, और मैनेजमेंट ने भी कहा कि वॉल्यूम रिकवरी में जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। और गोल्डमैन सैक्स ने भी जो हाइक कर दिया टारगेट प्राइस 5,600 रुपये तक का, और अच्छे एक्सपोर्ट वॉल्यूम एशिया पैसिफिक रीजन में जो है कंपनी कह रही है होगी। तो कॉल भी अच्छा, नंबर्स भी अच्छा। बात करें तो यहाँ पे भी नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए ट्रेंड के। हालांकि याद रखिए, एक सावधानी दे देता हूँ कि नंबर के बाद वैल्यूएशंस बहुत हाई लेवल पे हैं, तो ये बात ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। स्टैंड अलोन बेसिस पे मार्जिन अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट 11% आया, लास्ट टाइम 8% था। और इंटरेस्टिंगली नोवामा की एक रिपोर्ट भी आई है कि ट्रेंड निफ्टी में शामिल हो सकता है। जब निफ्टी में शामिल होगा तो ये एक्सपेक्ट करें कि $500 मिलियन का इन्फ्लो यहाँ देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स अब ट्रेंड तो रिजल्ट्स पे तो याद रखिए ही, लेकिन अगर निफ्टी का इंट्रेंड होता है तो वहाँ पे और भी मूवमेंट फ्लोज में देखने मिल सकता है। तो हमने अर्निंग्स के ऊपर आपको बता दिए, लिस्टिंग के ऊपर बता दिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ फ्लोज आए हैं जिसमें जो है स्टॉक्स में तेज़ी आई है। एनबीसीसी की बात करें तो इनको एक 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से आया है, और स्टॉक में भी रिएक्शन आया। और आखिर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन न्यूज़ फ्लो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जो है हाईएस्ट बिडर बने हैं ग्रेटर नोएडा के 2 लैंड पार्सल्स को लेकर, और वो एक्सपेक्ट करें जो रेवेन्यू पोटेंशियल है इन लैंड पार्सल से
वो 5,000 करोड़ रुपए का रहेगा। तो ये आंकड़ा बड़ा है। एक ऑर्डर मिला किसी कंपनी को 15,000 करोड़ का, और 5,000 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू एक रियल एस्टेट कंपनी को मिला। और ऑफ कोर्स अर्निंग्स हमने देखी और एक बड़ी लिस्टिंग जो हुई है वो भी हमने देखा। तो ये 5 अहम एलिमेंट्स हैं जो हमारे 5 का पंच में आते हैं। जी शरद, और आप बने रहिए और बताइए कि एमफी के आंकड़ों का इस बार क्या रहा। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2024 में एसआईपी के जरिए 23,332 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ है। इससे पहले जून में एसआईपी के जरिए निवेशकों ने 21,262 करोड़ रुपए का निवेश किया था। क्या कहता है ये एमफी का डेटा, शरद बताएं। जी बिल्कुल, जुलाई की महीने के एम्फी डेटा आई है और यहाँ पे एसआईपी की आंकड़ों की बात करें तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच किए हैं। 23,000 करोड़ का जो आंकड़ा है पहली बार पार किया गया है। तो इसका मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेशन है अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। हालांकि कुछ फ्लोज के बारे में बात करूँगा जहाँ पे इनफ्लोज जो है आपके सेगमेंट में लगभग 9% का गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आया। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि 37,000 करोड़ का मंथली फ्लोज है। लगातार 41st स्ट्रेट मंथ जो है इनफ्लोज देखने मिली है। और याद रखिए ओवरऑल स्टेडी फ्लोज आई हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे एक्शन ज़्यादा देखने मिला है, जैसे कि थीमेटिक स्कीम्स। यहाँ पे 2-3 बड़े न्यू फंड ऑफर्स आए हैं। उसके कारण क्या हुआ कि इनके जो इन्फ्लोज है वो हायर लेवल्स पे आई है। लगातार पिछले 3 महीने से अगर ऐड करें तो 60,000 करोड़ का इन्फ्लोज लगभग आया है इस सेगमेंट में। और अगर जुलाई के भी महीने ले तो हाईएस्ट मंथली इन्फ्लो आपको देखने मिला है आपके थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में पिछले 6 महीने में। वही अगर स्मॉल मिड कैप स्कीम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्लोज अब धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। लगातार 3 महीने की अच्छी ग्रोथ के बाद जो है थोड़ी सी फ्लोज जो है कम हुई है। और याद रखिए मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ये दोनों स्कीम्स में जो है भारी इन्फ्लोज देखने मिल रहा है। और जो लार्ज कैप फंड्स अगर सिर्फ सेपरेटली ले तो ये लगातार चौथे महीने जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत फ्लोज जो है इस सेगमेंट में देखने मिल रही है। तो ओवरऑल थोड़ी शिफ्ट ज़रूर हो रही है स्कीम्स में। स्मॉल मिड कैप से ज़्यादा फोकस फ्लेक्सी कैप में आ रहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आ रहा है। और इम्पॉर्टेंटली एसआईपी के आंकड़ा की बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और हाँ, थीमेटिक न्यू फंड ऑफर्स ये जो है पिछले 2 से 3 महीने का ट्रेंड चल रहा है, तो इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो ये अहम बात है जो जुलाई के एम्फी डेटा में आपके सामने मैं लाया हूँ। धन्यवाद शरद, और बढ़ते हैं आगे। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग भले ही सपाट हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने दमदार रफ्तार दिखाई है। पूरी रिसर्च के साथ जुड़ गए हैं जिनय। जी जिनय, बताएं। जी, तो ओला की जो है सपाट लिस्टिंग होते हुए देखने मिली है। कंपनी का जो इशू प्राइस था वो था 76 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो करीब करीब हमें 4.5 टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिखा। लेकिन अभी जो अगर आप प्राइस देखेंगे तो अभी शेयर जो है 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो चुका है। 92 रुपीज़ का इसका भाव चल रहा है। अभी अगर हम इंडस्ट्री वैल्यूएशंस की तरफ नज़र डाल दें कंपनी की वर्सेस इट्स पीयर्स, तो हमें देखने मिलेगा कि ओला इलेक्ट्रिक का जो FY 2024 का EV टू सेल्स मल्टीपल है वो 8 टाइम्स पर है। वही TVS मोटर्स का 4.5 टाइम्स पर है, और वही बजाज ऑटो जो है 5 टाइम्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम ओला के आगे चलने वाले ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बात करें जो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक कंटिन्यूस इंक्रीज जो हमें देखने मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइक्स में। और इस साल कंपनी जो है प्लान कर रही है 4 बाइक्स लॉन्च करने के लिए। मूविंग ऑन, जो कंपनी ने जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पर जो शिफ्ट किया है, कंपनी कह रही है कि इससे इनका जो काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन देखने मिल रहा है जो भी इनको बेनिफिट करेगा। उसी के साथ कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है अपने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, और अगले साल से कंपनी जो है ये जो अपने बैटरीज है अपने खुद की व्हीकल में यूज़ करेंगी, तो ये भी बेनिफिट रहेगा ओला इलेक्ट्रिक के लिए। अगर हम अभी कोई कंसर्न्स की बात करें ओला इलेक्ट्रिक कि क्या रिस्क हो सकते हैं, तो पहला जो है मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फ्लेम सब्सिडी थी गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे हमें गिरावट देखने मिल सकती है। वहीं PLI इंसेंटिव्स के कारण जो सेल्स में ग्रोथ आ रहे थे वहाँ पे भी स्लो डाउन नज़र आ सकता है। अगर हम टोटल सेल्स देखें जो PLI इंसेंटिव से आते हैं तो वो करीब करीब 13 to 18% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ दूसरा रिस्क रहेगा पेनल्टी रिस्क, जो कि EV सेल प्लांट के डिले की वजह से हमें देखने मिल सकता है अगर कोई भी डिलेज नज़र आते हैं तो। और एक और चैलेंज जो रहेगा वो है मार्केट शेयर का। कंपनी को अगर अपना जो करंट मार्केट शेयर है अगर उसमें रिटेन करने में कोई भी तकलीफ आती है तो वो एक बड़ा चैलेंज कंपनी के लिए दिखता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद जिनय, और बढ़ते हैं आगे। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण FMCG कंपनियां दाम बढ़ा सकती है। इस पर और जानकारी ले लेते हैं आस्था चोपड़ा से।
बिल्कुल, बहुत ही खास जानकारी मिली है हमको। एफएमसीजी कंपनीज जो है वो हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स की प्राइजेस बढ़ा दी जाए। तो लिस्ट में जो जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो है ब्रिटानिया, डाबर और पार्ले। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, पार्ले, जो कि अपने बिस्किट के लिए बहुत जाना जाता है। पार्ले जी, जैसा कि हम सबको पता है, वो अपने बिस्किट की कैटेगरीज में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी करने वाली है अपने बिस्किट्स की कैटेगरी में, स्पेशली क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है गेहूं और चीनी, जिसकी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। तो ये दिक्कतें जो एफएमसीजी कंपनीज को आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उनको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जो कि ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया ने भी बोला है कि 4 से 5% वो अपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ाएंगे। सेम रीजन दिया है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए ब्रिटानिया भी इस लाइन में आ गए हैं। और लिस्ट में जो जुड़ता है तीसरी कंपनी वो है डाबर। डाबर ने भी बोला है कि वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी बिल्कुल बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस चक्कर में वो भी अपनी कंपनी बढ़ाएंगे। तो ये 3 कंपनी है जो कि हाइलाइट्स हमको मिली है, जो कि अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा सकती है। अगर बात करें हम फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक 6 मंथ हाई का टारगेट फूड इन्फ्लेशन ने छू लिया है। यहाँ पे 9.4% जून में फूड इन्फ्लेशन का हुआ था, जो कि पिछले महीने सिर्फ 8.7% था, जो कि अब बढ़कर 9.4% हो गया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। साथ ही रॉ मटेरियल्स जैसे गेहूं, चीनी और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे गेहूं 10% बढ़ा है और चीनी 7% बढ़ी है, और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं उसने सबसे ज्यादा हाइक देखी है, 300% वो बढ़ा है। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से बार बार फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, उसी के चक्कर में कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने होंगे। इम्पैक्ट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो कंपनी बोला गया है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ ही कैटेगरीज है जिसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये पूरा रीजन है कि कंज्यूमर्स को क्यों महंगे थोड़े प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। बैंकिंग बिल लोकसभा में पेश हो गया है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश प्रियदर्शी जी। प्रकाश, बताएं बैंकिंग बिल में किस तरह के नए संशोधन किए गए हैं? देखिए, वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए गए हैं ताकि जो बैंक्स हैं उनमें जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उसमें सुधार हो, जो रिपोर्टिंग के तौर तरीके हैं उसमें सुधार किया जाए। इसके अलावा डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित भी कई तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं उसका प्रस्ताव सरकार ने इस बिल के जरिए दिया है। अगर इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स पे नज़र डालें जिसको कि अमेंडमेंट के तौर पर पेश किया गया है, उसमें ये है कि जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं अब उनमें एक के बजाय सक्सेसिव आधार पर 4 नॉमिनी दर्ज करने की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि जिस तरीके से बैंक्स में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा सरकार के लिए एक चुनौती है कि कैसे इस इशू से इसका हल निकाला जाए। लिहाजा जो नॉमिनीज़ हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो मार्च 2024 तक बैंकों में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो करीब 78,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। लिहाजा इससे संबंधित जो अमेंडमेंट्स हैं वो बैंकिंग लॉज में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बिल है उसमें इस बात के भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है या फिर शेयर है, इंटरेस्ट है या फिर बॉन्ड के जरिए जो रिडेम्पशन की रकम है उसको ट्रांसफ़र की जा सके। एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा इस बात का भी प्रस्ताव रखा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी सेवा की जो अवधि है वो इस वक्त 8 साल है, उसको बढ़ाकर 10 साल किया जाए। साथ ही साथ जो शेयर होल्डिंग का जो इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ाकर 2 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि इस वक्त 5 लाख है। तो ये तमाम ऐसे संशोधन है जो कि बैंकिंग लॉज जो मौजूदा एक्ट है उसमें करने का प्रस्ताव रखा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि पार्लियामेंट की मंजूरी इस पर मिल जाएगी।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कि भारत का प्रीमियर रेडियो स्टेशन मिर्ची बेसब्री से तैयार है आज़ादी के अमृत महोत्सव को खास अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए। हो चुका है आगाज आज़ादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सीजन 2 का। आपके चहेते फिल्म स्टार्स मनाएंगे आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ का जश्न। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस खास कैंपेन में सुनाई जाएगी आज़ादी के की 49 खास दास्तां। इन कहानियों को सुनाएंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के 49 बड़े नाम। हर दिन मिर्ची सुनने वालों को मिलेगी 7 विशेष कहानियां हर दिन। आज़ादी के हफ्ते को मनाइए मिर्ची के साथ खास अंदाज में। सोनाली कुलकर्णी, शेखर सुमन, चित्रांगदा सिंह, जाह्नवी कपूर, तापसी पन्नू समेत बड़ी हस्तियां सुनाएगी आज़ादी की दास्तान। आजादी एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द में छुपा हुआ है लाखों क्रांतिकारियों का खून और बलिदान। कुछ कहानियाँ हम सब ने सुनी है और जो अनसुनी है वो सुनाएंगे हम। नमस्कार, मैं हूँ जाह्नवी कपूर। नमस्कार, मैं हूँ अक्षोभ रॉय। नमस्कार, मैं हूँ चित्रांगदा। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली कुलकर्णी। सुनिए मुझे इन द इंडिपेंडेंस स्पेशल आजादी की कहानी मिर्ची की जुबानी सीजन 2 सिर्फ मिर्ची पर। जय हिंद। के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब बात कर लेते हैं ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट भारत को नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल दिलाया है। 26 साल के नीरज ने 79.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। नीरज चोपड़ा से पहले पहलवान सुशील कुमार और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। इस बार जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। नीरज की मां ने कहा कि सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड के जैसा है और जिसने गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है। सिल्वर मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से क्या बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी खबर की, जिन्हें 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत दी है। कोर्ट ने सिसोदिया का पासपोर्ट जमा कराने, गवाहों को प्रभावित न करने और 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि साल 2023
26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2023 को उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दिया था। बढ़ते हैं आगे और पहली तिमाही में एलआईसी के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। प्रीमियम से आय में करीब 16% की बढ़ोतरी रही है, वहीं मुनाफे में 9% की बढ़ोतरी रही है। वीएनबी मार्जिन में भी सुधार हुआ है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर कंपनी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती से ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मोहंती साहब जुड़ रहे हैं। मोहंती साहब, सबसे पहले तो क्वार्टर की बात करते हैं। जो क्वार्टर गया था अच्छा था, मार्जिन अच्छे थे, इंडस्ट्री से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी थी, जो आपके नए प्रोडक्ट्स हैं वह चल रहे हैं और जो नॉन पार है उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। क्या हाईलाइट थी आपके हिसाब से, जो बड़ी हाईलाइट के हिसाब से जो क्वार्टर गया उसकी? देखिए, हमने जो है ग्रोथ मेंटेन किया है, जो हमने कमिटमेंट किया था उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखाया है, नॉन पार में ग्रोथ दिखा है, टोटल प्रीमियम इनकम और नंबर ऑफ पॉलिसी, हर मानकों पर जो है एलआईसी Q1 जो है उसमें ग्रोथ दिखा है। खास करके अगर देखेंगे आप नॉन पार, जो हमने कमिटमेंट किया था कि नॉन पार का शेयर में बढ़ोतरी होना चाहिए, जो 15% का हमने आंकड़ा लिया था, Q1 में हमने लगभग 24%, 23.94% का हमने शेयर, नॉन पार का शेयर हमारा टोटल बिजनेस में एपी में रखा है नॉन पार का। और मुझे ये मानना है कि आने वाले समय में जो है ये ग्रोथ, ये जो शेयर है इसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। और जो मार्जिन हम मेंटेन किए हैं, अब देखिए Q1 में मार्जिन के लिए थोड़ा चैलेंज रहा इंडस्ट्री के पूरे सबके लिए, उसके बावजूद एलआईसी ने जो है 20 बेसिस पॉइंट्स पर ग्रोथ दिखा है। 13.7 की जगह 13.9 VNB मार्जिन में हमने रखा है। तो ये मोटे तौर पर देखा जाए, जो निर्णय हम लिए थे लिस्टिंग के बाद, जो स्ट्रैटेजी बनाए थे, उसका परिणाम अभी आ रहा है। आपकी AUM के अंदर 16% का ग्रोथ आया है। क्या ये ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में बड़े बेस पे और बढ़ सकती है? देखिए, 46 लाख करोड़ AUM से हम बढ़ के 53 लाख से भी ज्यादा, 53.58 लाख करोड़ AUM आज के तारीख में हुआ है। और मेरा तो एक इच्छा है कि एलआईसी जो है 5 साल के भीतर, 5 साल के अंदर अंदर जो है ये 53 लाख को 100 लाख करोड़ का एक AUM बने, ये एक इच्छा है। और ये प्रैक्टिकली जो है संभव है। कैसे है संभव? जिस हिसाब से हम लोगों का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजेंसी चैनल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस्ट कटिंग, एक्सपेंस भी कम हो रहा है, ये सबको चलते रहे, निश्चित रूप से मुझे लगता है 5 साल के अंदर जो है एलआईसी 100 लाख करोड़ का AUM हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो अगर 4 से 5 साल में आपको डबल होना है, 53-54 लाख का 1 लाख करोड़ अगर होना है, तो आपका जो AUM है वह 15 से 18% पे ग्रोथ चाहिए। यस, पर आप कॉन्फिडेंट है कि इतने बड़े बेस पर भी आप ग्रो कर सकते हैं? डबल डिजिट ग्रोथ निश्चित रूप से हर साल होगा। अच्छा, जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए, अगर 2-3 साल का आप अगर देखेंगे, उसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल का आंकड़ा लेके हम चलते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। जी हाँ, ठीक है, 5 साल में बाई चांस नहीं हुआ तो 6-7 साल में तो पक्का हो जाएगा, लेकिन काम करने में तो कोई ये नहीं है, तो उस हिसाब से लक्ष्य रख के काम कर रहे हैं। एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में जाने की बातें कर रहा है, आप प्रेजेंट हैं मगर इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस में आप अभी नहीं है, जो कि बड़ा एरिया है, तो आप कैसे उसमें जाएंगे? देखिए, एलआईसी का आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि 3% से कम इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस पूरे हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान का इंश्योर जो है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस, आप देखेंगे ये 3% या उससे भी कम हो सकता है। अच्छा। तो ये दर्शाता है कि आपका यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है काम करने के लिए। और एलआईसी जो है, एलआईसी का सब जगह, हम पूरे देश में हम लोग जो है सब जगह अपना स्थान बना के रखे हैं, सब जगह हमारे एजेंट है। और आज के तारीख में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही है हिंदुस्तान में, ज्यादातर एलआईसी के एजेंट उनके प्रोडक्ट बेचते हैं। एलआईसी के एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इंडेमनिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो हम लोग
को सोच रहे हैं कि कहीं कोई एक स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें अगर हम स्टेक खरीदें और उनके हम हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वितरण करें हमारे एजेंट के जरिए, ये हमारे ग्राहक के लिए, LIC पॉलिसी होल्डर एज वेल एज सबके लिए, पूरे देश के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप कॉम्पोजिट लाइसेंस का वेट नहीं करेंगे, अब उससे पहले कंपनी कॉम्पोजिट लाइसेंस आता है तो भी ये हमारे लिए भी लागू नहीं होगा। कॉम्पोजिट लाइसेंस जो है कंपलसरी तो नहीं होगा कॉम्पोजिट लाइसेंस। और कंपोजिट लाइसेंस का मतलब है कि खुद LIC को करना है। जी हाँ, जी हाँ। कंपोजिट लाइसेंस, LIC को कंपोजिट लाइसेंस लेना, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस फिर वर्टिकल डेवलप करो, खुद का एक डिपार्टमेंट बना के इंडेमनिटी। तो हम एक स्टेप उसे आगे जाके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर करके उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कंपनी ही एक्वायर करनी पड़ेगी, छोटी कंपनी से तो LIC का पेट नहीं भरेगा, तो टॉप 3 में से आपको एक्वायर करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कंपनी का, कैसा कंपनी क्या है। अभी देखिए मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी ऐसे माना जाए तो नया है। जी हाँ। ऐसा कोई मैच्योर नहीं हुआ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, अभी तक भी ये नहीं है। तो इसमें छोटी कंपनी बड़ी कंपनी वो LIC के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास मायने नहीं रखेगा, क्योंकि LIC है।